नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में सबसे पहले बात करेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सभी प्रमुख परियोजनाओं को 3 छत्रक योजनाओं के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है। इस वर्गीकरण से कई योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से कई लाभ मिलेंगे, जैसे अंतर मंत्रालयी और अंतर क्षेत्रक अभिसरण को प्रोत्साहन मिलेगा, कार्य के दोहराव संबंधी मामलों को कम किया जा सकेगा, लाभार्थियों की बेहतर पहचान, उनका लक्ष्यीकरण और कम संसाधनों का कुशल उपयोग संभव हो पाएगा। प्रथम छत्रक योजना सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 है। इसमें विलय की गई योजनाओं की प्रकृति की बात करें तो सक्षम आंगनवाड़ी का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को शिशुगृह या क्रैच जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है। इसके साथ साथ स्मार्ट शिक्षण सहायता प्रदान करके उन्हें पारस्परिक रूप से सक्रिय और अधिक बाल अनुकूल बनाना है। भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करने, उनके वितरण, उन तक पहुंच और अन्य सकारात्मक परिणामों के लिए अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करके मिशन पोषण 2.0 का प्रारंभ किया गया है। पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए संचालित किया जा रहा एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसमें शामिल योजनाएं समेकित बाल विकास सेवा योजना है और इसके घटकों जैसे आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना आदि को शामिल किया गया है। दूसरी छत्रक योजना मिशन वात्सल्य है। इसमें विलय की गई योजनाओं की प्रकृति की बात करें तो ये बच्चों की सुरक्षा और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए आरंभ की गई एक पहल है। इसमें शामिल योजनाएं बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं हैं। तीसरी छत्रक योजना मिशन शक्ति है। इसमें विलय की गई योजनाओं की प्रकृति की बात करें तो इसके अंतर्गत महिलाओं के संरक्षण, सशक्तिकरण के लिए नीतियां और योजनाएं शामिल की जाएंगी। ये मिशन अन्य मिशनों या छत्रक योजनाओं के साथ समन्वित रूप में संचालित किया जाएगा। इसमें शामिल योजनाएं संबल और सामर्थ्य है। अगली खबर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से। दिवाला कानून समिति की एक उपसमिति ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के संबंध में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार दिवाला समाधान संबंधी प्रक्रिया की अनुशंसा की है। आपको बता दें कि एमएस साहू की अध्यक्षता में दिवाला कानून समिति के अधीन एक उपसमिति गठित की गई थी। इस उपसमिति ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 यानी आईबीसी 2016 की मूल संरचना के अंतर्गत एक प्री पैक या पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार दिवाला समाधान संबंधी प्रक्रिया आरंभ करने की अनुशंसा की है। प्री पैक दरअसल ऋण के समाधान के लिए किए जाने वाला एक समझौता है। इसके तहत किसी संकटग्रस्त कंपनी के ऋण के निपटान या समाधान के लिए सार्वजनिक बोली प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर ऋण के निपटान के लिए उस कंपनी के सुरक्षित ऋणदाताओं और निवेशकों के बीच एक प्री पैक समझौता किया जाता है। आईबीसी के तहत वर्तमान में प्रचलित कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के विपरीत ये प्री पैक व्यवस्था अधिक अनौपचारिक है और इसके शीघ्र संपन्न होने की संभावना ज्यादा है। आइए अब आईबीसी के बारे में जानते हैं। ये संहिता उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए जरूरी है। आईबीसी परिसंपत्तियों के अधिकतम मूल्य निर्धारण के लिए दिवाला समाधान के लिए समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। ये संहिता व्यक्तियों, असीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी और कंपनियों पर लागू होती है। सहायक प्राधिकरण की बात की जाए तो कंपनियां और एलएलपीज के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण और व्यक्तियों एवं साझेदारी फर्मों के लिए ऋण वसूली अधिकरण इसमें शामिल हैं। समाधान प्रक्रिया को 330 दिन के भीतर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को एक विनियामक के रूप में गठित किया गया है। ये बोर्ड इन कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण कर सकता है। हाल ही में कोविड-19 महामारी को देखते हुए कंपनियों को 25 मार्च 2020 से आगे 1 वर्ष के लिए डिफॉल्ट होने के बावजूद स्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए आईबीसी में संशोधन किया गया था। दरअसल दिवाला एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्ति या कंपनियां अपने बकाया ऋण को चुकाने में असमर्थ होती हैं। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूर्ण करने या अपने लेनदारों या ऋणदाताओं को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वो शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करता है।
परिसमापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी का वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके अलावा कंपनी की आस्तियों और परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन लेनदारों और स्वामियों में दोबारा वितरित कर दिया जाता है। अगली खबर अफगान शांति योजना से। अफगान शांति योजना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को भी वार्ता में शामिल करने की इच्छा व्यक्त की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान में शांति का समर्थन करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आहूत एक बैठक प्रस्तावित की है। इस बैठक में भारत सहित 6 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें अन्य 5 देश हैं यूएसए, रूस, पाकिस्तान, चीन और ईरान। अफगान शांति योजना फरवरी 2020 में यूएसए द्वारा तालिबान के साथ हस्ताक्षरित एक शांति समझौता है। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान में चल रहे 19 वर्षीय युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करना है। ये वार्ता 4 प्रमुख मुद्दों को संबोधित करेगी, जिसमें शामिल है अमेरिकी सेना, तालिबान और अफगान सेना के बीच एक स्थायी संघर्ष विराम स्थापित करना, अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ तालिबान का संबंध विच्छेद, एक अंतर अफगान शांति वार्ता स्थापित करना, अफगानिस्तान से विदेशी सैन्य बलों को हटाना। अफगान शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका की बात करें तो भारत एक अफगान नेतृत्वाधीन, अफगान नियंत्रित और अफगान स्वामित्वाधीन प्रक्रिया का समर्थन करता है। भारत अफगानिस्तान में विशेष रूप से आतंकवाद और हिंसा का उन्मूलन करने और महिलाओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में अपनी भूमिका के निर्वहन की अपेक्षा करता है। भारत ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सहायता और पुनर्निर्माण गतिविधियों में $2 बिलियन का निवेश किया है। अगली खबर स्टार्टअप से संबंधित है। नई छत्रक इकाइयों यानी न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज की स्थापना के लिए कई निजी कंपनियां कतार में हैं। भारत के कुछ प्रमुख स्टार्टअप्स, फिनटेक, कॉर्पोरेट्स आदि ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज की स्थापना में अपनी इच्छा व्यक्त की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज स्थापित करने के लिए आवेदन जमा करने के लिए 31 मार्च 2021 की समय सीमा निर्धारित की है। इससे पहले आरबीआई ने भुगतान प्रणालियों के प्रबंधन के लिए न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज के लिए एक रूपरेखा का प्रस्ताव रखा था। न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज एक गैर लाभकारी इकाई होगी। ये विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र की नई भुगतान प्रणालियों जैसे एटीएम्स, व्हाइट लेबल पॉइंट ऑफ सेल्स, आधार आधारित भुगतान एवं पारेषण सेवाओं की स्थापना, प्रबंधन एवं संचालन करेगी। न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत एक कंपनी होगी। इसके लिए केवल भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियां ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। साथ ही न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज की न्यूनतम चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। नवगठित न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज समाशोधन और निपटान प्रणाली में शामिल होगी। इसे निपटान, ऋण तरलता और परिचालन संबंधी जोखिमों की पहचान एवं प्रबंधन करना होगा और प्रणाली की अखंडता को बनाए रखना होगा। न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज की आवश्यकता क्यों है? वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 60% से अधिक खुदरा भुगतानों को नियंत्रित करता है। इस प्रकार इस पर कार्यभार में वृद्धि हुई है और ये टू बिग टू फेल की श्रेणी में शामिल हो चुका है। टू बिग टू फेल का मतलब है कि कंपनी का आकार इतना बड़ा है कि उसे हुआ कोई भी वित्तीय नुकसान अर्थव्यवस्था को अधिक क्षति पहुंचा सकता है। ऐसी अधिक इकाइयां प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के साथ साथ ग्राहकों के लिए खुदरा भुगतान के अनेक समाधान भी प्रदान करेंगी। वर्तमान में एनपीसीआई द्वारा संचालित कुछ भुगतान प्लेटफॉर्म हैं: रुपे कार्ड, यूपीआई, भारत बिल भुगतान प्रणाली, आधार सक्षम भुगतान, फास्टैग या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह, तत्काल भुगतान प्रणाली, स्टार 99 #USSD आधारित भुगतान प्रणाली, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, चेक ट्रैक्शन सिस्टम। अगली खबर बाल एवं युवा मामलों से संबंधित है। एक अध्ययन के अनुसार प्रतिदिन लैंगिक शोषण से पीड़ित 4 बच्चे अपर्याप्त प्रमाणों के कारण न्याय से वंचित रह जाते हैं। ये अध्ययन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए संपन्न किया गया था।
आपको बता दें कि कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों की बात करें तो इसमें बताया गया है कि पॉक्सो का कार्यान्वयन निम्न स्तरीय रहा है। जांच के बाद बिना आरोप पत्र दाखिल किए पुलिस द्वारा बंद कर दिए गए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कुल 51% मामले संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से संबंधित थे। इसके अलावा अध्ययन में ये भी कहा गया है कि न्याय में देरी हुई है। वर्ष 2019 के अंत तक बाल लैंगिक शोषण के लगभग 89% पीड़ित न्याय की प्रतीक्षा में थे। आइए बात करते हैं पॉक्सो अधिनियम के बारे में। ये अधिनियम लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराध से बच्चों की रक्षा करने और अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। ये अधिनियम लैंगिक रूप से तटस्थ है और 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को बालक के रूप में परिभाषित करता है। ये लैंगिक शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है, जिसमें प्रवेशन लैंगिक हमले और गैर प्रवेशन लैंगिक हमले के साथ ही लैंगिक उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी भी शामिल है। इस अधिनियम के तहत रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, अपराधों की जांच और सुनवाई के लिए बाल अनुकूल प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है। हाल ही में बाल दुर्व्यवहार के लिए दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। इसे अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस सूचकांक के तहत 4 श्रेणियों में रैंकिंग निर्धारित की जाती है, जिसमें शामिल है विधि का शासन, सरकार का आकार, विनियामकीय क्षमता और मुक्त बाजार के आधार पर कई राष्ट्रों की रैंकिंग की जाती है। आपको बता दें कि इन 4 श्रेणियों को आगे 12 संकेतकों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें शामिल हैं संपत्ति संबंधी अधिकार, वित्तीय स्वतंत्रता आदि। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 40 देशों में से भारत 26वें स्थान पर है और विश्व स्तर पर भारत की रैंक 184 देशों में 121वीं है। न्यायिक प्रभावशीलता और अन्य संकेतकों में गिरावट आने की वजह से व्यावसायिक स्वतंत्रता में प्राप्त अंक प्रतिसंतुलित यानी समायोजित हो गए हैं। इस सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। लोन राइट ऑफ यानी ऋण को बट्टे खाते में डालना या अपलिखित करना। हाल ही में ये पता चला है कि बैंकों ने 5.85 लाख करोड़ रुपए के ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है, यानी उन्हें राइट ऑफ कर दिया गया है। किसी ऋण या संपत्ति को बट्टे खाते में डालने या राइट ऑफ करने का मतलब है कि इसका कोई भावी मूल्य नहीं है या ये अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। ये एक नियमित प्रक्रिया है। इसका उपयोग बैंक अपने तुलन पत्रों यानी बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने के लिए करते हैं। ऐसा करने से बैंक किसी भी ऋण की प्रोविजनिंग के लिए आरक्षित धन या पैसे को मुक्त करते हैं और वे मुक्त धन का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। ये डूबते कर्ज, बैड लोन्स या गैर निष्पादित आस्तियों यानी एनपीएस के मामले में लागू होता है। हालांकि अशोध्य ऋण को राइट ऑफ करने के बाद भी ऐसे ऋणों के उधारकर्ता पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी होते हैं। P172+18 क्वेसर्स। क्वेसर्स आकाश गंगाओं में अत्यधिक चमकीले पिंड हैं जो रेडियो आवृत्तियों पर ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। क्वेसर्स अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त करते हैं। ये सूर्य की तुलना में 1 खरब गुना अधिक चमकीले हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्वेसर्स जिन आकाशगंगाओं में अवस्थित होते हैं वे उसके केंद्र में ब्लैक होल के माध्यम से बड़े पैमाने पर अपनी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। क्वेसर्स अत्यधिक चमकीले होते हैं। वे अपनी आकाशगंगा में स्थित अन्य सभी तारों से उत्सर्जित प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। क्वेसर्स का अध्ययन ब्रह्मांड के आरंभिक चरणों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। कच्चा तेल, ब्रेंट क्रूड। सऊदी अरब के ऑयल फील्ड्स यानी तेल भंडार वाले क्षेत्रों के आसपास सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण ब्रेंट क्रूड का मूल्य $70 प्रति बैरल के स्तर के ऊपर पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड का मूल्य ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानक मूल्य है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों के लिए एक मानक है। ब्रेंट क्रूड का निष्कर्षण उत्तरी सागर में किया जाता है, जबकि WTI का निष्कर्षण अमेरिकी ऑयल फील्ड्स जैसे टेक्सास, लुसियाना और नॉर्थ डेकोटा से किया जाता है। दोनों प्रकार के कच्चे तेलों में सल्फर की मात्रा 1% से कम होती है,
जिसकी वजह से दोनों स्वीट क्रूड कहलाते हैं। उनका घनत्व भी कम होता है, जिससे उनका परिशोधन आसान हो जाता है। इस कारण कच्चे तेल के ये दोनों प्रकार पेट्रोलियम उत्पाद के उत्पादकों के लिए अधिक आकर्षक होते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।